यहां स्टूडियो में बीजेपी से प्रदीप भंडारी आ गए, कांग्रेस की तरफ से महिमा सिंह, आरजेडी की तरफ से शक्ति यादव मेरे साथ हैं, सत्य प्रकाश मिश्रा आज जेडीयू की तरफ से इस डिबेट में शामिल हैं और वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष भी आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सभी का स्वागत। पहले महिमा जी आपसे शुरू कर रहा हूं। महिमा जी, अगर इलेक्शन कमीशन बुला रहा था राहुल गांधी आए, मिलकर बैठकर बात कर लें, 13 दिन हो गए, जाना चाहिए था। पहले आप कहते थे मिलने का टाइम नहीं दे रहे, मिलने का टाइम नहीं दे रहे, अब मिलने का वो टाइम दे रहे हैं तो आप जा नहीं रहे, ऐसा क्यों? जय हिंद। मानस जी, आपकी बात सुनकर तो ऐसा लगता है कि हमें बहुत आभारी होना चाहिए और बहुत एहसान मानना चाहिए चुनाव आयोग का कि भाई आपने समय दे दिया। जो लोगों का अधिकार है, जो इस लोकतंत्र में जनता का अधिकार है, निरपेक्ष चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव हो, चुनाव आयोग की जो भूमिका है, जो एक स्वतंत्र भूमिका होनी चाहिए, उसके हर पहलू पर आज सवाल खड़े हैं, प्रश्न चिन्ह लगे हैं। मगर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि अरे भाई हम क्यों नहीं गए। आपको आज चुनाव आयोग के प्रवक्ता को अपनी चर्चा में शामिल रखना चाहिए था, क्योंकि भाजपा के जो प्रवक्ता है आपको ही भाजपा पता है, है। इलेक्शन कमीशन डिबेट में शामिल होता नहीं है। हमने तो तो कई बार रिक्वेस्ट भी किया। तो भाजपा का तो पल में तोला पल में माशा होता रहेगा आपकी चर्चा में भी, और वैसे भी मन करता है तो बोल देते हैं अरे ये तो चुनाव आयोग का काम है, ये तो वो बताएंगे, और जहां इनको सहूलियत लगती है वहां बोल देते हैं कि अच्छा नहीं, मेरा ये सवाल पूछने का महिमा जी मकसद ये नहीं था कि बड़ा एहसान किया इलेक्शन कमीशन ने। मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि जब भी कोई इलेक्शन कमीशन से मिलने का टाइम मांगे, इलेक्शन कमीशन को मिलना चाहिए, खासतौर से राजनीतिक दल, क्योंकि ये उनकी ड्यूटी है। पर अब जब वो तैयार हो गए मिलने के लिए तो अब तो मिलना चाहिए था, बात करनी चाहिए जाके। और इसी के साथ साथ आपकी बात दुरुस्त है, और इसी के साथ साथ चुनाव आयोग को उन तमाम सवालात के जवाब और वो सारी सूचना भी मुहैया करानी चाहिए थी जो हर एक वोटर का अधिकार है। देखिए, इस देश के अंदर ये जो लोकतंत्र है ये टिका ही है एक मजबूत स्तंभ पर, जो स्तंभ है निरपेक्ष निष्पक्ष चुनाव। अब वो निष्पक्ष चुनाव आज कटघरे में खड़ा है। क्यों खड़ा है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की 170 रैलियां होती हैं 2024 के चुनाव में, उसमें से 110 रैलीज के अंदर हेट स्पीच होती है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता, चुनाव आयोग उसको जाने देता है। सर्वोच्च न्यायालय में अभी फडणवीस जी की बात सुन रही थी, बड़ी हैरान हो रही थी। उनको सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश पढ़ना बड़ा अच्छा लगा। जरा गौर से उनको पढ़ना चाहिए कि चुनावी बॉन्ड को लेकर के क्या क्या लिखा था सर्वोच्च न्यायालय ने। उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया था और उसके बावजूद भी चुनाव आयोग ने उस पर कोई कदम नहीं उठाया, और उसके बाद भी चुनाव चलते जा रहे हैं। चुनावी बॉन्ड तो जाहिर सी बात है रोकने ही पड़े। उसके अलावा आपको याद होगा किस तरीके से 2 चुनाव आयुक्तों ने, मुख्य चुनाव आयुक्तों ने इस्तीफे दिए थे। मानक जी, अरुण गोयल जी का इस्तीफा तो पिछले चुनाव से, 2024 के चुनाव से चंद हफ्ते पहले 10 मार्च को आ गया था। ऐसा क्यों हुआ था? राजीव कुमार जी और उनके बीच में ऐसे कौन से मतभेद थे जिसके कारण से वो इस्तीफा आया? और उसके बाद आपको मालूम है किस प्रकार से मुख्य चुनाव आयुक्तों की इस देश में नियुक्ति की जानी शुरू कर दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश की अवहेलना करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का हवाला देने वाली भारतीय जनता पार्टी को याद रखना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि नियुक्ति की जाएगी जिस कमेटी के द्वारा, उसमें उसमें नेता प्रतिपक्ष होंगे, उसमें मुख्य न्यायाधीश होंगे और उसमें भाजपा के प्रतिनिधि, उसमें सरकार के प्रतिनिधि होंगे। तो ऐसे में ऐसा क्यों किया भाजपा ने कि 2:1? और फडणवीस जी की बात सुनते हुए कि आपने गौर नहीं किया उनकी भाषा पर, सड़क छाप भाषा, कि चेले चपाटे जाकर के चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगी? क्या किसी मुख्यमंत्री की भाषा होनी चाहिए? मानक जी, मैं तो नहीं मानती। लेकिन फैक्ट तो यही है ना महिमा जी, फैक्ट तो यही है ना, कोर्ट ने खारिज कर दी याचिका। कोर्ट ने कहा समय बर्बाद कर रहे हैं आप हमारा, किस तरह की पिटीशन लेके आ रहे हैं। आपको भी कोर्ट जाना चाहिए था। बार बार इतने महीनों से, देखिए महिमा जी बड़ा सिंपल है, आपको कोर्ट्स में यकीन है ना, आप तो खुद एक वकील हैं, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आपको यकीन है। अगर है तो आपको फिर जाना चाहिए, सीधा सुप्रीम कोर्ट ले जाइए, पिटीशन अपनी बोलिए। महाराष्ट्र चुनाव में ये हमको जी वोटर लिस्ट नहीं दे रहे, वीडियो नहीं दे रहे, या गड़बड़ी हो गई, वोटर बढ़ गए, देना पड़ेगा, 15 दिन में देना पड़ेगा। देखिए, जायज बात है आपकी, और मैं आपको बताऊं, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने, मानक जी, एक निर्देश जारी किया 2024 के दिसंबर में, और ये कहा कि महमूद प्राचा जो जानकारी मांग रहे हैं, जो लिस्टें और जो वीडियो मांग रहे हैं, वो बिल्कुल जायज हैं, वो बिल्कुल कानूनन मांग रहे हैं, और उन्हें 6 हफ्ते में मुहैया कराई जाए। आप हैरान हो जाएंगे सुनकर के, 6 हफ्ते से पहले पहले चुनाव आयोग ने जो दशकों से नियम थे वो नियम बदल डाले,
और अभी हाल में तो एक और नया नियम आ गया है कि वो जो वीडियो फुटेज है वो 45 दिन में बदल दी जाएगी। भाई देखिए, कांग्रेस पार्टी क्या मांग कर रही है? चुनाव आयोग से हम मांग रहे हैं कि आप हमें वीडियो फुटेज दीजिए उन चुनावों की, महाराष्ट्र और हरियाणा के, और उसके अलावा हमें वोटर सूची दे दीजिए जो कि सार्वजनिक जानकारी है। ऐसा कुछ नहीं हम मांग रहे हैं जो बहुत गोपनीय हो, जो मुख्य विपक्षी पार्टी से छुपाने का कोई कारण हो मुख्य न्यायाधीश के पास या चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त के पास या चुनाव आयोग के पास। लेकिन आज चुनाव आयुक्त क्यों भाग रहा है लोकतांत्रिक मांगों से? अच्छा जो महिमा विपक्ष जी, मुझे इत्तेफाक से याद आ गया मुझे लास्ट टाइम भी, पिछली बार भी जब इस मुद्दे पर मैं डिबेट कर रहा था, आप ही मेरे साथ थी, और तब भी मैंने यही फैक्ट्स रखे थे जो आज भी मैंने अपनी शुरुआती भूमिका में बताए। पहली बार नहीं हो रहा है कि महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वोटर बढ़ रहे हैं। 2014 का आंकड़े मैंने दिया, 28 लाख वोटर बढ़े थे लोकसभा विधानसभा में। 2009 में 30 लाख बढ़े थे। तो इस बार भी अगर 35-40 लाख वोटर बढ़ गए तो ये तो नॉर्मल पैटर्न है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सामान्य नहीं है मानक जी। मैं आपको याद करा देती हूं मैंने भी क्या उत्तर दिया था और आज दोहरा देती हूं, और उसी के साथ ही साथ मध्य प्रदेश चुनाव को भी दोहरा देती हूं। देखिए कितने अंतराल में ये वोटर जुड़े। 76 लाख वोटर 5 महीने के अंतराल में। क्यों? क्योंकि भाजपा बुरे तरीके से डर गई थी। पहले अरुण गोयल का इस्तीफा करवाया, उसके बाद अपनी मन मर्जी से चुनाव आयुक्त नियुक्त किए। उसके बाद जब ये देखा कि महाराष्ट्र की लोकसभा में इनके मनवांछित जो है नतीजे नहीं आए, 5 महीने के अंदर अंदर 76 लाख वोटर जुड़ जाते हैं। आप 28 लाख की बात कर रहे हैं, मैंने मध्य प्रदेश का याद दिलाया। मध्य प्रदेश में 2018 के चुनाव में हमने कहा था 60 लाख वोटर फर्जी हैं। चुनाव आयोग ने कहा था फालतू की बात है, बिल्कुल इसमें कोई सच्चाई नहीं है, और बाद में चुनाव आयोग ने माना था 28 लाख फर्जी वोटर थे, उनके नाम काटने पड़े थे। 76 लाख का आंकड़ा कहां से आया? मुझे 76 लाख नहीं, अभी तक तो 40 लाख का आंकड़ा था। महाराष्ट्र में लोकसभा विधानसभा चुनाव के बीच आप कह रहे हैं 40 लाख वोटर बढ़े हैं। आप एक्सपर्ट्स को सुनिए, मैं बिल्कुल बताती हूँ आपको। ये जो 76 लाख का आंकड़ा है, इस आंकड़े को बार बार भाजपा के एक पूर्व प्रवक्ता और आज की वित्त मंत्री जी के पति परकला प्रभाकर जी बार बार दोहराते हैं। ये 76 लाख का आंकड़ा वहीं से आता है। अच्छा ठीक है, ओके, एक मुद्दा और इसके बाद प्रदीप भंडारी। मुद्दा ये है, देवेंद्र फडणवीस ने बाकायदा कुछ एक सीटों का रिजल्ट बताया है। आप कह रहे हैं ना, जहां जहां वोटर बढ़े वो सारी सीटें बीजेपी जीत गई। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं पश्चिम नागपुर में 7% वोटर बढ़े, कांग्रेस के विकास ठाकरे जीते। उत्तर नागपुर में 7% वोटर बढ़े, कांग्रेस के नितिन राउत जीते। पुणे में वडगांव शेरी में 10% वोटर बढ़े, शरद पवार गुट के बाबू पठारे जीते। और मुंब्रा में 9% वोटर बढ़े, यहां भी शरद पवार गुट के जितेंद्र आवाड जीते। तो आप फैक्चुअली भी गलत हैं जो आप कह रहे हैं जहां जहां वोटर बढ़े वहां वहां बीजेपी जीती है। देखिए वो कहते हैं ना कि रहने दे अभी थोड़ा सा भरम। तो भाजपा का जो काम करने का तरीका है, आप ये देखिए कि ये 2-3 सीटें गिना करके क्या साबित करना चाहते हैं भाजपा के प्रतिनिधि, भाजपा के नेता? क्या ये साबित करना चाहते हैं कि आज तक के इतिहास में जो नहीं हुआ, यानी कि जो प्रोविजनल वोटिंग डेटा 5 बजे आता है और जो रात 11 बजे फाइनल वोटिंग डेटा देता है चुनाव आयोग, जिसमें 10-10% का अंतर पाया गया, जो इतिहास में 1% से ऊपर कभी नहीं था? क्या ये साबित करना चाहते हैं कि उस डेटा? अच्छा ठीक है, ओके प्रदीप भंडारी, ऑलराइट, गलत है? ठीक है, ओके प्रदीप भंडारी। इलेक्शन कमीशन इतना हिचकता क्यों है? कभी मिलने का टाइम नहीं देंगे, फिर अब बोल रहे हैं वीडियो नहीं देंगे, वोटर लिस्ट अभी तक दी नहीं है। इतना सोता क्यों है इलेक्शन कमीशन? मैं बार बार कह चुका हूं, मेरी ये निजी राय है कि ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं बरतता? प्रेस कॉन्फ्रेंस कम होंगी, ना मीडिया के सवालों के जवाब देंगे, क्या वजह है प्रदीप? मानक जी, देश के इतिहास में जितना ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कमीशन अभी है, फैक्चुअली मेरे हिसाब से तो कभी नहीं होगा। अब राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन ने बुलाया। अब राहुल गांधी अगर अब्रॉड की अपनी फॉरेन ट्रिप्स पे जाना ज्यादा जरूरी समझें तो राहुल गांधी की प्रायोरिटीज देश के सामने हैं। मैं फैक्ट्स की बात करूंगा मानक जी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो है वो तथ्यात्मक बात नहीं करते। 90 चुनाव हारने के बाद, इमरजेंसी में देश द्वारा पटकने के बाद भी नहीं समझे कि लोकतांत्रिक मूल्य आगे क्या है। पहली बात, ये आपके शो पे कह रहे हैं ना वोटर ज्यादा बढ़ता है तो इससे फ्रॉड होता है, यही इनका आर्ग्यूमेंट है ना मानक जी। आपने यही कहा ना कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई अगर वोटिंग परसेंटेज इतना ज्यादा बढ़ गया तो धांधली हुई। तेलंगाना के अंदर शाम को 5 बजे जो वोटिंग परसेंटेज था,
63.94% था। फाइनल वोटिंग टर्नआउट आया 71%। 8% की बढ़ोतरी हुई। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव स्वीप करा। मानक जी, मैंने तो नहीं खबर पड़ी आपने द्वारा कि भाई राहुल गांधी ने रेजिग्नेशन मांगा रेवंत रेड्डी का कि भाई चुनाव जो है फर्जी है, फेक है, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोटर बढ़ जाता है कोई सीट पे 8% तो इससे चुनाव में धांधली होती है। तो तेलंगाना के टोटल वोटिंग परसेंटेज 8.5% बढ़ा है। झारखंड में आ जाइए, 5 बजे तक वोटिंग परसेंटेज 59.28% था। फाइनल वोटिंग परसेंटेज 65% था। 6% बढ़ोतरी हुई। इंडिया अलायंस की सरकार बनी। मानक जी, मैंने तो नहीं देखा राहुल गांधी कह रहे हैं कि वहां फर्जी चुनाव हुआ। वायनाड के अंदर आ जाइए मानक जी, 70% इनिशियल वोटिंग टर्नआउट था। फाइनल 73-74% हुआ। राहुल गांधी जी की बहन प्रियंका वाड्रा जी जीती। मैंने तो नहीं देखा कि राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा से रेजिग्नेशन मान रहे हैं कि प्रियंका चुनाव फर्जी था। बाइपोल पे आ जाइए मानक जी, बाइपोल में निलंबन के अंदर उस दिन तो मैंने एक भी कांग्रेस पार्टी का ट्वीट नहीं देखा कि चुनाव आयोग फर्जी है, चुनाव आयोग फर्जी। प्रियंका वाड्रा तो कांग्रेचुलेट कर रही कि हम सब साथ में मिलकर लड़े निलंबुर के अंदर। ये ऐसा कौन सा जादू है मानक जी? मैं जानना चाहता हूं कि मंडे को चुनाव आयोग खराब हो जाता है, ट्यूसडे को ठीक हो जाता है, वेडनेसडे को खराब हो जाता है, थर्सडे को कुछ और हो जाता है। ये मैं तो नहीं जान पाया, ना देश की जनता जान पाई, सिर्फ राहुल गांधी जवाब दे सकते हैं। दरअसल आपको मैं सच्चाई की बात बताता हूं क्या है। देश में पहला बूथ लूटने का काम कांग्रेस पार्टी ने बेगूसराय में 1957 में करा था। इमरजेंसी लागू करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था, लोकतंत्र खत्म करके, संविधान खत्म करके। चुनाव आयोग को राज्यसभा के अंदर भेजने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। चुनाव आयोग को केंद्र मंत्री बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। नवीन चावला से लेकर एमएस गिल ऐसे लोग हैं जो सोनिया गांधी के डिक्टेट पे मंत्री बन जाते थे और सोनिया गांधी के एनजीओ में काम भी करते थे। 70 सालों तक कोई भी, सुनिए मेरी बात, नहीं मेरे को फैक्चुअली 10 सेकंड दे दीजिए बस, क्योंकि 6 मिनट तक बोली थी मैं, 10 सेकंड। 70 सालों तक कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ गांधी वाड्रा परिवार या केंद्र सरकार चुनाव आयोग को नियुक्त करती थी। पहली बार एक जो है कंसेंसस बना है और 3 मेंबर की बॉडी बनी, और ये 3 मेंबर की बॉडी को चैलेंज करके कोर्ट में गए थे। कोर्ट ने इनकी पिटीशन को खारिज कर दिया था। दरअसल बात है राहुल गांधी चुनाव हार चुके हैं। आपने कांग्रेस के सारे आरोपों का जवाब दे दिया। मैंने जो आपसे सवाल किया आपने उसका जवाब नहीं दिया। आप भी खुद एक सेफोलॉजिस्ट रहे हैं ना प्रदीप, इलेक्शन प्रोसेस आपने बहुत करीबी से कवर किया है, उसको समझा भी है। मान लीजिए ना इलेक्शन कमिशन में ट्रांसपेरेंसी की कमी है, नहीं देता है वो सारे सवालों के जवाब, ना प्रेस रिलीज आती है, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ना इंटरव्यूज होते हैं, ना नेताओं को मिलने के लिए बुलाते हैं। मानक जी चलिए, क्यों ऐसे करते हैं? मानक जी, ईवीएम पर इन्होंने कहा था ईवीएम फर्जी है। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दल को बताया था आओ ईवीएम हैक करो। कौन सा राजनीतिक दल गया था? दिल्ली इलेक्शन के अंदर ड्रामा किया था सौरभ भारद्वाज ने, उसके बाद कोई गया? चुनाव आयोग ने डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर सवाल का जवाब दिया। आज भी 12 जून को चुनाव आयोग ने पत्र लिखा, क्यों नहीं गए राहुल गांधी जी? और चलिए मैं आपको कहता हूं, कांग्रेस पार्टी के अलायंस पार्टनर है उमर अब्दुल्ला, जरा उमर अब्दुल्ला से बुलवा दीजिए कि चुनाव आयोग फर्जी है। शरद पवार से बुलवा दीजिए कि चुनाव आयोग फर्जी है। उद्धव ठाकरे से बुलवा दीजिए कि चुनाव आयोग फर्जी है। एमके स्टालिन से बुलवा दीजिए कि चुनाव आयोग फर्जी है। शशि थरूर से बुलवा दीजिए कि चुनाव आयोग फर्जी है। एक और सवाल प्रदीप आपके लिए, ये बिहार और बाकी 5 राज्यों में ये जो इलेक्शन कमीशन अब ये फिजिकल वेरिफिकेशन की मुहिम चला रहा है, आरजेडी कह रही है क्या जरूरत है इसकी? दस्तावेज मांगेंगे, वोटर लिस्ट से हमारे वोटरों के नाम काटेंगे, साजिश कर रहे हैं आप? क्यों? पूरी की पूरी इलेक्ट प्रोसेस के अंदर हर बीएलओ मौजूद होगा, हर पार्टी का। यूनिलैटरल तो नहीं होता। किसी का मान लीजिए कोई परिवार का व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और अगर उसका वोटर लिस्ट में नाम भी होता है तो चेक करना होगा। कोई नया वोटर ऐड करना है वो चेक करना होगा। कोई ऐसा वोटर है जिसके अंदर मान लीजिए कोई इतने प्रवासी रहते हैं, वो प्रवासी जो है बाहर रह रहे हैं, यहाँ पे नहीं रह रहे। 2004 से नहीं हुआ है अभी तक, तो इस तरह का जो अभियान है वो इस बार हो रहा है 20 साल बाद। तो यही तो कहते थे कि भाई होना चाहिए, चुनाव आयोग दरवाजे पे जाए, वोटर लिस्ट में धांधली लिए। अब चुनाव आयोग वो भी कर रहा है जिसको एसवाई कुरैशी जो पूर्व चुनाव आयुक्त हैं उसका स्वागत भी कर रहे हैं। कल ही एसवाई कुरैशी ने कहा था कि इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट मैंने चुनाव आयोग कभी नहीं देखा। ठीक है, ओके। शक्ति यादव अगर चुनाव हार रहे तो हम क्या कर सकते हैं? यादव आइए, शक्ति यादव बताइए भाई। पहले आप कहते हैं वोटर लिस्ट में गड़बड़ी होती है, अब वो जांच करने आ रही है इलेक्शन कमीशन की टीम, तो आप कह रहे हैं साजिश हो रही है। कमाल है भाई, दोनों तरफ से फंसा दिया आपने इलेक्शन कमीशन को। नहीं, एक कहावत है ना मानक जी कि पहले दाल में काला था अब काला में दाल है। मैं यहीं से शुरू करना चाहता हूं। इलेक्शन प्रोसेस के कितने दिन बच गए हैं बिहार में, और बिहार में बरसात है, बाढ़ है, यह भी आप जानते हैं, और बाढ़ से तबाही होता है इसका भी ज्ञान है आपको। हमारा सवाल सीधा है कि फेस्टिवल का टाइम आता है जब चुनाव होते हैं,
और अभी आप वेरिफिकेशन करोगे फिजिकली 4 से लेकर के 25 तक, 5 से लेकर 25 तक नीतीश रहे, भारतीय जनता पार्टी रही। अभी तक आप संतुष्ट नहीं हो पाए। आरोप इलेक्शन कमीशन पर चेयर लीडर होने का है। उन आरोपों को बिंदुवार तरीके से तथ्यात्मक पीपुल डोमेन में रखनी चाहिए थी। सवाल ये उठता है कि जिन दस्तावेजों के आलोक में सत्ता की प्रमाण आप प्रमाणित करना चाहते हैं एक वोटर का, एक मतदाता का, उसमें एक हथियार बना करके आप उसको हटाने की कोशिश। कल जो हमें समझ में आया कि जो बीएलओ है उनको भी हटाने की, बदलने की प्रक्रिया आप करोगे, तो भाई आप ये साल का महीना है, सावन है, यहाँ पूरी तौर पर बरसात होगा, पानी होगा, लोग कहीं ज़्यादा पानी आने के बाद तटबंधों पर दिखाई पड़ेंगे, और जैसे ही बरसात खत्म भी नहीं होता है इलेक्शन शुरू हो जाता है और आपका जो है आचार संहिता लागू हो जाती है। इतने कम अवधि में आप बिहार के 14 करोड़ आबादी वाली बिहार के मतदाताओं की सतता की पहचान और पड़ताल करने के लिए निकले हैं, या इसके पीछे जो आपके एजेंडे हैं, इन बातों को लोग समझ रहा है। क्योंकि हम तो पूरी तौर पर इन बातों को समझ रखे हैं कि जो मतदाता अभी तक मतदान करते आए हैं और एनडीए की सरकार बिहार में बनाते आए हैं, उन मतदाताओं ने को अब एनडीए के खिलाफ जो असंतोष का भाव है, जो सत्ता प्रतिष्ठान से पूरी तरह से खिन्न है, बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अनाचार और अपराध को लेकर के एक नया प्रयोग, एक सेकंड मानक भाई, एक नूतन नवीन प्रयोग आपका दूसरे तरह का है। और ये जो प्रयोग करना चाह रहे हैं, यह प्रयोग को बिहार की जनता कुछ समझने लगी है और इसका पूरी तैयारी भी कर रखी है। आप बिहार के अंदर में नाहक एक अराजकता उत्पन्न करोगे इसके नाम। क्या बात कर रहे हैं आप? कैसी बात कर रहे हैं आप शक्ति यादव? मुझे आपत्ति है इस पर। इलेक्शन कमीशन की किसी प्रक्रिया जो कि संविधान के तहत चलेगी, आप कह रहे हैं उससे अराजकता पैदा हो जाएगी, और आप कह रहे हैं कागज नहीं दिखाएंगे। कमाल कर रहे हैं आप। वोटर लिस्ट में नाम डलवाना होगा तो कागज दिखाना पड़ेगा। शक्ति भाई कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, मुझे तो हैरानी हो गई मानक जी, आपकी समझ, हमारी बातों को समझने में आप इतना लेट कर गए। हमने दस्तावेज की बात, जिन दस्तावेजों की आप बात कर रहे हो, बहुत लोग, लाखों लाख की आबादी में बाहर लोग पलायन कर रहे हैं। आपके सरकारी आंकड़े, भारत सरकार के पोर्टल पर 3 करोड़ लोग बाहर रहते हैं, फेस्टिवल में आकर करके आते हैं, उस चुनाव के समय मतदान का प्रयोग करते हैं। आप फिजिकल वेरिफिकेशन की बात आप कर रहे हो, आपने समय दिया कहाँ इसको? आप हमको बता रहे हैं शक्ति बिहार के भौगोलिक। शक्ति भाई एक सेकंड। दूसरा पक्ष इसका यह भी है, आप कह रहे हैं कि 3-4 महीने बचे हैं इलेक्शन में, कैसे हो पाएगा? अरे भाई, पूरे देश की जनगणना 6 महीने में हो जाती है। पूरे देश की जनगणना, हाउस मैपिंग 6 महीने में हो जाती है। आप कह रहे हैं बिहार में नहीं हो पाएगा ये काम 3 महीने में? आप इलेक्शन कमीशन के चेयर लीडर का आरोप पहले हटवाइए ना। करती है मशीनरी बिहार की सरकार, जो भी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो करती है। यहाँ मशीनरी टीचर लगते हैं। इलेक्शन कमीशन वहां से दिल्ली से लेकर के मैन पावर नहीं आता। डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, अनुमंडल पर एसडीओ होते हैं, ब्लॉक स्तर पर बीडीओ और सीओ होते हैं, वो कंडक्ट करते हैं। इतनी सी समझदारी नहीं किसी को है भाई। शक्ति भाई एक सेकंड जो अभी तक की जानकारी है मेरे पास, उसमें तो यही है, जो नए वोटर लिस्ट में जुड़ना चाहेंगे उनको दस्तावेज दिखाना पड़ेगा, जन्म स्थान का और जन्म तिथि का। और जो लोग दूसरे राज्यों से बिहार में शिफ्ट हो रहे हैं उनको भी दिखाना पड़ेगा। 1987 से पहले और उसके बाद 2 ऑप्शन है, बड़ा क्लियर है। इसमें क्या है? अरे मानक जी ना, वो गांव में कहावत है ना, अपने पैर पर खूब धुन बज जाता है। जब ढोलक पर बजाने की बात आती है तो समझ में आता है। आप जो बजा रहे हैं ना, जरा आकर करके आप देखिएगा। एक बात मैं आपको बताता हूं व्यवहारिक, हम लोग जूझते हैं, हम लोग इलेक्शन लड़ते हैं, डोर टू डोर कैंपेन भी करते हैं और इन चीजों को हम लोग एक्ट करते हैं। अब मतदाताओं को पूरी तरह से प्रेरित करते हैं कि अपना जुड़वाइए, और हम जानते हैं इन प्रोसेस को। ये हमें जो बता रहे हैं बैठ कर करके, तो हम इसके अंदर होने वाले उत्पन्न स्थितियों पर आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। आप सत्यप्रकाश में जा रहे हैं, हम तो एक लाइन में कहा। सत्यप्रकाश मिश्रा, देखिए 2003 में, इसके पहले 2003 में यही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ था। उस समय सरकार किसकी थी?
लालू प्रसाद यादव जी की सरकार थी। नीतीश जी तो 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री बने, उस समय इन्होंने विरोध नहीं किया। वैसे राजद ये पहली पार्टी है जो इलेक्शन कमीशन को टॉफी खिलाया करती थी। टीएन शेषन एक इलेक्शन कमिश्नर होते थे, उनसे इतने चिढ़े हुए थे क्योंकि वो ईमानदारी से चुनाव करा रहे थे बिहार में। केजे राव एक इलेक्शन कमिश्नर के कमीशन के एक ऑफिसर होते थे, उनसे चिढ़े हुए थे। सच्चाई ये है कि राजद का लोकतांत्रिक मूल्यों और चुनाव पद्धति में कोई यकीन है नहीं। दबंगई से चुनाव लड़ना, वोट लूटना, बूथ पर कब्जा करना, ये राजद का चरित्र रहा है। अब बिहार में ईमानदारी से चुनाव होता है, ईमानदारी से इलेक्शन कमीशन यदि वोटर लिस्ट को रिव्यू करना चाहती है, वो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है और वो करेगी। अगर राजद को इससे तकलीफ है तो ये बात आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं राजद के जितने भी कारनामे हैं कि सिंगापुर से सीधे सारण में लॉन्च करके किसी को वोटर बना दीजिए और चुनाव लड़ा दीजिए, वो बंद हो सकता है। क्योंकि जो सिंगापुर में रहेगा वो यहां सारण का वोटर बनने आएगा। पुत्री है उनकी रोहिणी आचार्य, तो कैसे बनाया था उनको? क्या आपका आरोप यह है कि फर्जी वोटर हैं आरजेडी के? मैं ये नहीं अभी कहना चाहता, ये डायरेक्ट लगाइए आरोप। नहीं, मैं ये कहना नहीं चाहता, लेकिन आप सोचिए जो सिंगापुर में रह रहा था 5 साल से, वो यहां का वोटर बन के घूम रहा था। खुलकर कहिए ना सत्य प्रकाश मिश्रा, कहिए ना बांग्लादेशी घुसपैठिए, कहिए खुल के कह दिया। बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो वोटर बने बैठे हैं बिहार में, जो बंगाल बॉर्डर आरजेडी को वोट देते हैं। बंगाल बॉर्डर मिलता है किशनगंज के आसपास, तो बॉर्डर क्रॉस करके वोटिंग करते हैं वो लोग। ये स्थिति है तो इलेक्शन कमीशन इन बातों को ध्यान में रखेगा। ये बरसात का उदाहरण दे रहे थे। अरे बरसात में अब बाढ़ नहीं आता, आपका जमाना बीत गया। बाढ़ राहत बाढ़ अब आता। अरे छोड़ो यार, दिल्ली में बैठ करके तबला बजा रहे हो ना। जी अभी कभी उतरो ग्रामीण इलाकों में ना। जी सुन तो लीजिए, आपको ग्रामीण इलाकों में आपकी बारी आई तो बोल लीजिएगा। आपको सुन रहा था, जवाब दीजिए आप जरा। नहीं, मुंगेर में, अरे मुंगेर में गुंडाई हुई दिखाए, किस रास्ते ठीक नहीं हो गया। सत्यप्रकाश पूरा करना दीजिए पहले। सत्यप्रकाश मैंने आपकी तरह हरकत करना शुरू किया तो फिर आप बोल पाएंगे। सत्यप्रकाश हमारी बारी है। अब आइए, कांग्रेस पार्टी ने जो सुन लीजिए, आप एक बात समझिए, बोल तो 1 सेकंड नहीं पाइएगा। ये धमकी वाली भाषा बोला आपने। कर रहे हैं धमकी वाला भाषा नहीं दे रहे आपको बता रहे आप दूसरों को बोलने नहीं देते, तो फिर मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। उतनी साहस, अरे साहस सुनिए, नहीं है कि आप अगर बोलने नहीं देंगे ना तो आपको नहीं बोलने दूंगा। आपको मैंने कितने आराम से सुना। आप भी मुझे सुन लीजिए तो, अरे आप भी मुझे सुन लीजिए। पॉइंट आउट सुन लीजिए ना, बीच में मत बोलिए। शक्ति जी, आप हमसे वरिष्ठ रहे हैं, आपका मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन आप ये क्या करते? सुनिए, कांग्रेस पार्टी जो कह रही है कि इलेक्शन कमीशन जब उसका सुने नहीं तो इलेक्शन कमीशन हो गया आरोपी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने टीएन शेषन जब रिटायर हुए तो आडवाणी के खिलाफ उनको चुनाव लड़ाया। एमएस गिल को मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री बनाया। अद्भुत चुनाव आयोग चला रहे थे, जहां हार गए वहां आरोप लगा दिया। बिना सिर पैर की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, उस पर चुनाव आयोग आखिर क्या जवाब दे? तो मैं मानक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मौजूद है। अब इस देश में एक कानून की जरूरत है कि बिना सब्सटेंटिव एविडेंस के अगर संवैधानिक किसी भी संस्था पर कोई व्यक्ति आरोप लगाता है और आरोप निराधार पाया जाता है, उस व्यक्ति को 1 वर्ष सश्रम कारावास की सजा होनी चाहिए। कर रहे हैं अन्यथा नहीं, अन्यथा क्या होगा कि हमेशा आप किसी पर आरोप लगा के चलते बनेंगे और ध्यान भटकाने की कोशिश करें। कैसी बात कर रहे हैं आप? मतलब ये नहीं है। अरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़ा सवाल तो पूछ ही सकता है, कोई सवाल भी पूछिए, सबूत मांग सकता है। अच्छा एक मिनट, एक चीज और। आपने अभी कहा ना कि कोई बिना सिर पैर की चीजें हैं, इलेक्शन कमीशन क्या जवाब दे? वोटर लिस्ट का कॉपी देने को तैयार हुआ ना इलेक्शन कमीशन 6 महीने बाद, 8 महीने बाद। कॉपी आप लीजिए, लेकिन वो क्या, अरे इतने महीने नहीं दे रहा था ना सत्यप्रकाश जी, यही तो सवाल है। अब जाके तैयार हुआ है, ले लीजिए कॉपी। ये मांगने जब गए थे, इलेक्शन कमीशन ने पिछली बार भी इनके सारे बिंदुओं का जवाब विधिवत दिया है। इस बार राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा गए। अब इलेक्शन कमीशन ने पत्राचार किया, ये पत्राचार करेंगे। मेरा दूसरा पॉइंट है कि अगर इस देश की किसी संवैधानिक संस्था पर कोई गंभीर आरोप लगा रहा है बिना सब्सटेंटिव एविडेंस के, तो उस देश के लोकतंत्र को के लिए वो गड्ढा खोद रहा है, बार बार लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। और ये वो तब कर रहा है जब वो चुनाव हार रहा है, ये वो तब कर रहा है जब उसके पीछे कानूनी शक्तियां लगी है। ये ठीक नहीं है। लोकतंत्र में आजाद है, लेकिन इतने आजाद नहीं है कि बिना सिर पैर के बात करते रहे। सत्यप्रकाश भाई, सुप्रीम कोर्ट के जज भी कहते हैं वी आर ओपन टू क्रिटिसिज्म। लोकतंत्र का एक बहुत इंपॉर्टेंट इनहेरेंट हिस्सा होता है ये, सवाल पूछना, आलोचना करना, अपनी बात कहना, ये एक हिस्सा है उसका। आप कह रहे हैं कोई आरोप लगाए संवैधानिक संस्था पर, उस पर 1 साल की सजा होनी नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि आप गड्ढा खोद रहे लोकतंत्र। आशुतोष यहीं से शुरू करिए, आशुतोष यहीं से शुरू करिए भाई।
संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगना बंद होना चाहिए। सब्सटेंटिव एविडेंस तो लगाइए। देखिए सत्य प्रकाश जी तो बड़े काबिल आदमी है, वो जो कुछ बोल रहे हैं समझ के बोल रहे होंगे, जाहिर सी बात है, पढ़े लिखे आदमी है। हाँ। और ये इत्तेफाक की बात है कि देखिए 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगा था, क्योंकि तब देश की संवैधानिक संस्थाओं पर इसी तरीके के आरोप लगे थे और उसका जवाब ये था। अगर सत्यप्रकाश जी उस ओर इशारा कर रहे हैं तो फिर मुझे कुछ कहना नहीं है। मेरा इशारा उस ओर नहीं है, आप जो समझ रहे हैं तो मुझे नहीं, मैंने आपको बड़े ध्यान से सुना जी। तो मैं इतनी सी बात कह रहा हूं कि जो बात सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं बड़ी खतरनाक बात दरअसल कह रहे हैं। इसका मतलब ये कि इस देश के अंदर आप किसी भी संवैधानिक संस्था के बारे में आप बोल ही नहीं सकते और आपको चुप रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप आलोचना करेंगे तो आपको 1 साल जेल जाना पड़ेगा। ये बड़ी इत्तेफाक की बात है। देखिए इसी तरीके की बात राज्यसभा के अंदर चेयरमैन साहब भी कह रहे हैं कि आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। ये एक टेंडेंसी, एक अथॉरिटेरियन टेंडेंसी है। लोकसभा, ये वही लोग हैं जिन्होंने बोफोर्स के मसले पर जॉर्ज फर्नांडीज ने क्या क्या आरोप नहीं लगाए। अगर जेल जाने का प्रावधान होता तो न जाने कितने लोग विपक्ष में जो आज सत्ता में बैठे हो जेल जाते, न जाने कितने लोग। तो इस बहस में मत जाइए सत्यप्रकाश जी, आप बड़े समझदार आदमी हैं। नहीं, एक सेकंड, इसमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सत्यप्रकाश ये बोल रहे हैं संवैधानिक संस्था पर आरोप लगाने से पहले सोचना चाहिए, और ऑथेंटिकेट अगर करने को जगदीप धनखड़ कह रहे हैं, ऑथेंटिकेट तो करना चाहिए ना। सबूत देने में क्या दिक्कत है? अगर भाई सबूत है तो आरोप लगाइए। तब तो कोई मानक जी कोई बहस ही नहीं हो सकती, क्योंकि ऑथेंटिकेट का काम सिर्फ विपक्ष का थोड़ी है। सत्ता पक्ष भी तमाम तरीके की बातें करता है। आज तक तो मैंने चेयरमैन साहब से नहीं सुना कि वो सत्ता पक्ष की तरफ से कहे कि आप ऑथेंटिकेट करिए। देखिए ये जो मैं टेंडेंसी के बारे में बातचीत कर, भारत की संवैधानिक संस्थाएं इतनी कमजोर नहीं है कि विपक्ष के आरोप लगाने के बाद वो कमजोर हो जाएं, इतनी कमजोर नहीं है। कृपया करके भारत के लोकतंत्र को कमजोर मत करिए और ये सब्सटैंटिव एविडेंस का बहाना देकर देश को तानाशाही की तरफ झोंकने की कोशिश मत करिए, देश के लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश मत करिए। मैं इतनी सी बात कहकर इस बात को खत्म करता हूं, क्योंकि मैं सत्यप्रकाश जी का सम्मान करता हूं, मैं जानता हूं जो बात वो कह रहे हैं वो मीन नहीं कर रहे। दूसरी बात, देखिए बहुत गंभीर सवाल है। दिल्ली के अंदर चुनाव हो रहा था, विपक्ष ने गंभीर आरोप लगाए। बंगाल की मुख्यमंत्री ने गंभीर आरोप लगाए, राहुल गांधी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। 2024 के चुनाव के पहले 9 विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयोग से वक्त मांगा, क्योंकि उनके मन में कुछ सवाल थे। चुनाव आयोग ने वक्त नहीं दिया। अब बिहार के अंदर चुनाव होने वाला, विपक्ष आरोप लगा रहा। लोकतंत्र सिर्फ सत्ता पक्ष का नाम नहीं है, लोकतंत्र सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का नाम है। अगर देश के अंदर विपक्ष के अंदर सवाल है, उसके मन में कुछ गहरे सवाल खड़े हो रहे हैं, तो ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, एक बार नहीं 100 बार उनकी शंका का समाधान करे। और अगर वो शंका का समाधान नहीं करता है और वो राजनीतिक पार्टी की तरीके से स्टेटमेंट जारी करता है, तो उसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर गंभीर सवाल खड़े होंगे और उनको सुनना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है, आपको अच्छी तरीके से याद होगा, सत्यप्रकाश जी को तो अच्छी तरीके से याद होगा, जयप्रकाश नारायण ने क्या कहा था 1975 में। भारत की सेना और भारत की पुलिस से कहा था अगर गैर कानूनी आदेश हो तो मत मानना। तब जयप्रकाश नारायण जी को जेल जाना चाहिए था, नहीं भेजना चाहिए था। आज अगर कोई यह बात कह दे कि सरकार के गैर कानूनी आदेश को सेना ना माने, पुलिस ना माने, तो क्या करेंगे आप? अराजकता देश में फैलेगी कि नहीं फैलेगी? तो कृपया करके आशुतोष, मैं आपसे देखिए, इस बात पर आप और मैं सहमत रहते हैं। हमने पहले भी बात की है कि इलेक्शन कमीशन को हर सवाल का जवाब देना चाहिए, जो भी मिलना चाहे उससे मिलना चाहिए। मुझे 30 सेकंड। लेकिन आशुतोष एक सेकंड, लेकिन आशुतोष, ये जो आरोप लग रहे हैं, आपको इनमें कोई दम दिखाई देता है? इस पर भी थोड़ा बोलिएगा। कोई भी दम दिखाई देता है आपको? मानक मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं। जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप सच है, गलत। मैं ये कह रहा हूं कि भारत का विपक्ष अगर उसके मन में कोई शंका है, अगर वो आरोप लगा रहा है, तो उसका जवाब दिया जाना चाहिए। नहीं आशुतोष, मेरा सवाल दूसरा है। मैं ये कह रहा हूं अगर मान लीजिए विपक्ष सिर्फ एक सोर लूजर की तरह बिहेव कर रहा है और जो आरोप लगा रहा है उसके मन में वो शंका नहीं है, वो जानबूझकर आरोप लगा रहा है ताकि इलेक्शन कमीशन पर उसकी छवि को बिगाड़ा जाए, तब नहीं मानक ये तो आपका इंटरप्रिटेशन है कि मैं तय नहीं कर रहा हूं। नहीं मैं तय नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं अगर ऐसा है तो भाई देखिए, हमें नहीं पता ना आरोप सही है। मैं कह रहा हूं चलिए मैं कह रहा हूं, मैंने आपकी बात मान ली। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 1972 में बलराज मधोक जो उस वक्त जनसंघ में थे, उन्होंने इंदिरा गांधी की जीत के बाद यह आरोप लगाया
कि 33 करोड़ जो बैलेट पेपर्स पे जो थे, उन पे जो इंक थी, केमिकल जो इंक थी, वो फर्जी थी और उस पे वो इंक दिखाई नहीं पड़ती थी और कुछ समय के बाद वो इंक कांग्रेस पार्टी को वोट देती हुई दिखाई पड़ती थी। बलराज मधोक ने आरोप लगाया था, आरोप बिल्कुल निराधार था, उसका कोई मतलब ही नहीं था। तो क्या किया जाए, बलराज मधोक को जेल भेज देना चाहिए? अरे भाई, राजनीति है, लोग सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों हैं और दोनों को। और अच्छा, पहले सत्य प्रकाश आप ही बोलिए भाई, पहले आप ही बोलिए। आशुतोष जी, आप जिस तरह इशारा कर रहे हैं, मेरा इशारा उधर नहीं, एक बारीक रेखा है। जब किसी व्यक्ति के खिलाफ आप डिफेमेशन करते हैं तो वो व्यक्ति कोर्ट जाता है अपने डिफेमेशन को प्रोटेक्ट करने, और आप कोई भी व्यक्ति प्रोसिक्यूट हो सकता है। मेरा सवाल है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की जिस तरह विपक्ष धज्जियां लगातार उड़ा रहा है, एक भी संस्था ऐसी नहीं बची है इस देश में जिस पर विपक्ष ने लगातार हमला नहीं किया है, चाहे वो राहुल गांधी हो या उनके तमाम घटक दल हो, चाहे केजरीवाल हो। उन्होंने ईडी पर गहरे आरोप लगाए। अगर इस तरह की स्थिति में कोई सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं हो तो क्या इस देश में सबको स्वतंत्रता दे दी जाए कि आप कुछ भी करते हैं, कुछ भी बिना सिर पैर के बोलते हैं? मैं सिर्फ अरुण जेटली जी के 2 स्टेटमेंट की तरफ याद दिलाना चाहता हूं सत्यप्रकाश मिश्रा जी को। अरुण जेटली ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा था, इट्स अ टिरेनी ऑफ अनइलेक्टेड, और राज्यसभा के बारे में भी एग्जैक्टली यही बात कही थी उन्होंने। तब क्या अरुण जेटली राज्यसभा और सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ा रहे थे? क्रिटिसिज्म करना और आरोप लगाना 2 अलग चीज है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है सत्ता पक्ष से कांग्रेस को हराने के लिए, और अगर आप आलोचना करते हैं कि इलेक्शन कमीशन पारदर्शी नहीं है तो ये 2 अलग बातें हो जाएंगी। मैं ये कह रहा हूं, समयानुकूल तर्क को अपने हिसाब से गढ़ा जा सकता है। मेरी नजर में अरुण जेटली का जो स्टेटमेंट था सुप्रीम कोर्ट और राज्यसभा दोनों को डिफेम करने का। मानक जी, ओके, प्रदीप भंडारी, एक बहुत ही बड़े सज्जन हैं और बहुत ही बड़े पत्रकार हैं और काफी न्यूट्रल हैं। उन्होंने 7 जनवरी 2024 को लिखा था, ईवीएम पर फालतू की बहस बंद होनी चाहिए। यह भी एक धंधा हो गया है, या तो पुख्ता सबूत लाओ या फिर चुप रहो। ऐसी बकवासबाजी से लोकतंत्र में लोगों का भरोसा कम होता है और तानाशाही या फिर अराजकता का रास्ता खुलता है। और जो राजनेता या दल ने देना पुख्ता सबूत सवाल कर रहे हैं चुनाव आयोग से, और चुनाव में हिस्सा उन्हें लेना बंद करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से ही लोकतंत्र कमजोर होता है, क्योंकि इनकी हार निश्चित होती है। ये सज्जन का नाम है आशुतोष जी, जो यहां बैठे पैनल पे 7 जनवरी 2024 को 2:14 पे इन्होंने ये बात कही। हाँ, तो प्रदीप एक सेकंड, इसके लिए तो आपको आशुतोष की तारीफ करनी चाहिए। आपको तारीफ करनी चाहिए वो अपनी। एक सेकंड, ना एक सेकंड। इसका मतलब आशुतोष ने जब उन्हें लगा कि ईवीएम पर सवाल, वो हमेशा कहते हैं, वो हमेशा कहते हैं, नहीं एक सेकंड, दैट्स हिज स्टैंड। आशुतोष ने हमेशा ये माना है कि ईवीएम पर जो लोग आरोप लगाते हैं वो नहीं लगाना चाहिए, बेकार आरोप है। मैं तो आज तारीफ कर रहा हूं आशुतोष जी की कि इतनी सच्ची बात आज वो कर रहे हैं पुख्ता सबूत की, और उसी को राहुल गांधी को सुनना चाहिए। आशुतोष जी, आशुतोष क्या कह रहे हैं, जाके बोलिए, फर्जी बातें बंद करें और चुनाव में जनता का सहयोग जीतने का प्रयास करें। कम से कम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता मेरे ऊपर यह आरोप नहीं लगा सकते कि मैं सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में भेद करता हूं। सीधी सी बात। दूसरी बात क्या है, ये मेरी राय है, ये मेरी राय है कि जब तक आपके पास सबूत ना हो तब तक आरोप न लगाए। ये मेरी राय है। सुनिए, मेरी बात सुनिए। लेकिन यही बात तो मैं कह रहा हूं। मैं फिर कहता हूं कि विपक्ष के आरोप कितने भी खराब क्यों ना हो, सत्ता पक्ष को और संवैधानिक संस्थाओं को उसको जवाब देना चाहिए। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। शक्ति यादव बोलिए जल्दी से, क्या कहना चाह रहे थे शक्ति यादव? आशुतोष जी, मुझे लगता है कि आशुतोष जी पर हमला करने के बजाय कभी अपने गिरबान में झांकनी चाहिए। 2004 के चुनाव संपन्न होने के बाद आडवाणी जी ने भी ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए थे। पता नहीं याद उन लोगों को है या नहीं है। क्लियर हो गए थे, सवाल हो रहा है कि भाई कोई नहीं किए थे। अरे अब सुन तो लीजिए, आपको तो याद दिला रहा हूं मैं, आगे कुछ नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ खाली आपको करेक्ट करवा रहा हूं। सवाल उठता है कि कोई भी सवाल प्रतिपक्ष उनके संज्ञान में आशंकाएं हैं तो उसकी निर्मूलता प्रदान करना उस संस्था का दायित्व है। अगर आपसे कोई चीजें मांगी जा रही है, टाइम मांगा जा रहा है, आप नकारते हैं तो आप पे शक की सुई जाती है। सवाल नंबर 3, बिहार में 2 ही माह मात्र बचे हैं, सावन भादो हिंदी महीना।
नवंबर में अक्टूबर में आप इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा, नवंबर में चुनाव के परिणाम आ जाएंगे। भाई साहब, मेरा साफ मत है कि आप इतना दिनों से सत्ता की प्रमाण करने की बात, 20 वर्षों से सत्ता आप चला रहे हो। अभी हमारे सत्य प्रकाश मिश्रा जी ने कहा कि जो बॉर्डर का इलाका है, जो बाहर से जो लोग आ गए हैं या घुसपैठी है, तो यह दायित्व तो 11 वर्षों से भारत के सत्ता में बैठे गृह मंत्री है, या गृह मंत्रालय की है, और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है। इतना दिनों से आपने पोसा है, इस बात को एडमिट कर रहे हैं? नहीं, हमारा सवाल वो नहीं है। हमारा सवाल है कि जिन डॉक्यूमेंट्स को आप मांग रहे हैं, जो लोग बाहर हैं, क्या इस आधार पर उस वोटर को आप खत्म करेंगे? तो क्या ये आशंका स्वाभाविक है या नहीं है, या सामयिक है या नहीं है? जो सारे बातों को लेकर शक्ति भाई थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे, आपने क्या कहा? जो लोग बाहर हैं, सिंगापुर कहिएगा तो हम मणिपुर से लेकर के हम चले जाएंगे और आगे तक। नहीं, सिंगापुर और आगे तक हम चले जाएंगे। अरे छोड़िए ना, सिंगापुर छोड़िए, हमें ये बताइए बहुत दूर तक चले जाएंगे। कौन से दस्तावेज देने में दिक्कत है? कौन से डॉक्यूमेंट देने में दिक्कत है? एक सेकेंड, जिन लोगों ने अपनी चाहत के नाम से कई चीजें परिचालन किए हैं, वो व्यक्ति, उस पार्टी के लोग हम पर सवाल होगा तो उसको हटना पड़ेगा। किसी की मौत हो गई तो उसको वोटर लिस्ट से हटना पड़ेगा, नए वोटर को जुड़ना पड़ेगा। शक्ति भाई, आपको भी पता है कि एक डेमोक्रेटिक शक्ति भाई एक सेकंड, शक्ति यादव एक सेकंड, शक्ति भाई एक सेकंड, शक्ति यादव, मैंने कभी नहीं कहा कि गलत वोटरों को रहने दो, ये मैंने कभी नहीं कहा। आपने आरोप लगा दिया, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। मैं कह रहा हूं, कौन से दस्तावेज देने में लोगों को दिक्कत होगी? किन लोगों की बात कर रहे हैं आप? समझे नहीं। हमने कहा कि जो मतदाता बाहर है, जो मतदाता बाहर है, आप इस बीच में प्रोसेस करोगे, काम करने के लिए चले गए, और भारत सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि 3 करोड़ बाहर लोग काम करते हैं। तो जो लोग बाहर काम कर रहे हैं, फिजिकल प्रेजेंटेशन के तौर पर उनको खोजेंगे गांव में और घरों में जाकर। जो लोग बाहर काम कर रहे हैं दूसरे राज्यों में, शक्ति यादव, उनको तो उस राज्य में फिर एनरोल करना चाहिए ना, वहां वोट देने के लिए। आपको भी पता है ये बात। तो अगर बिहार से कोई बाहर चला गया, बंगाल चला गया, दिल्ली चला गया, मुंबई चला गया, उसको तो नाम शिफ्ट कर लेना चाहिए अपना। आप कहां की बात कर रहे हैं भाई साहब? हम तो कहा कि जो दिहाड़ी मजदूरी के काम करते हैं, भारत सरकार के आंकड़े के हिसाब से 51% लोग दिहाड़ी मजदूर हैं, और दिहाड़ी मजदूरी करने के बाहर लोग जाते हैं। आप कह रहे हैं जो लोग कुछ समय के लिए काम करने बाहर जाते हैं, आप ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं भाई? आप ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो काम करने जाते हैं और लौट आते हैं? समझ रहे हैं बातों को? ठीक है, आशुतोष जल्दी से क्या कह रहे हैं? आशुतोष, अगर आप इसमें एक समस्या है। समस्या क्या है, देखिए बता दूं कि जब चुनाव होता है तो एक रिवीजन वोटर लिस्ट की होती है, अपडेट करते हैं वो। अगर आपने 2024 के चुनाव की एक लिस्ट बनी है, अगर आप 2024 के बाद जो नए वोटर ऐड हो रहे हैं, अगर उनका वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो ये अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन आप 2003 के आधार पर करेंगे तो दिक्कत पैदा होगी, क्योंकि हर बार मैंने इलेक्शन कमीशन कवर किया है, मैंने इलेक्शन कमीशन कवर किया, अच्छी तरीके से मालूम है। ठीक है, ओके, ऑलराइट, टाइम खत्म हो रहा है।